अगर हम आईएमएफ का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर महंगाई का एक तूफान दोबारा से आएगा। तो आगे आगे कुआं पीछे खाई है ना सर, ये तो आप मानेंगे ना। देखिए, डिफॉल्ट से पाकिस्तान बच जाएगा। सियासतदान, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई सियासतदान मुल्क के हालात ठीक नहीं कर सकता। मैं आपको दावे से ये कह सकता हूं, कोई वजीर खजाना तो छोड़ो, इस वक्त अफलातून, अरस्तु, सुकरात भी अगर पाकिस्तान का वजीर खजाना बन जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ तो चलना है आपको पूरी दुनिया के आगे। अपने आप को संभालना भी है, मईशत को संभालना भी है, उसके असरात भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन ये किस हद तक दुरुस्त बात है कि इस तरह के प्रेशर्स में भी पाकिस्तान आया हुआ है? साहब, तीन हकाइक के ऊपर बात कर लेते हैं जी। पहली हकीकत यह है कि जो आईएमएफ का इस वक्त नेगोशिएशन चल रही है, ये 2019 में पैकेज नेगोशिएट किया गया था पीडीआई की हुकूमत के दौरान। दूसरी बात यह है कि हमारी कन पट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। ये हमारी अपनी माशी पॉलिसीज हैं, गलत माशी पॉलिसीज हैं, हमारे अपने बजट के खसारे हैं, हमारे अपने तिजारत के खसारे हैं, जो हमें मजबूर कर देता है कि हम आईएमएफ के पास चले जाएं। हमें कोई भी बैरूनी ताकत जो है वो मजबूर नहीं करती कि आप 5,000 या 5,500 अरब का बजट के अंदर खसारा करें और 45 अरब डॉलर का तिजारत के अंदर खसारा करें। ये हमारी अपनी माशी पॉलिसीज हैं, गलत माशी पॉलिसीज हैं, जिनके नतीजे में हम जाते हैं आईएमएफ के पास। तीसरी हकीकत बिल्कुल वाजे करके रख लीजिए कि 190 ममालिक मेंबर हैं आईएमएफ के, और जब आईएमएफ का जो हम कहते हैं कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम है, वो टेक्निकली गलत बात है। जो मेंबर मुल्क दरखास्त देता है कि मुझे आईएमएफ की जरूरत है, वो प्रोग्राम जो है उसी मुल्क की वजारत खजाना बनाती है। ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान की वजारत खजाना ने बनाया है। जो कंडीशनलिटी की हम बात करते हैं वो वजारत खजाना ने डिजाइन की है, और उसके ऊपर फिर एक एग्रीमेंट होता है आईएमएफ के साथ, और जो हमारी जरूरियात हैं उनको पुर किया जाता है। अब इसमें अगर मैं बैठ के साजिशी थोड़ी ढूंढना शुरू कर दूं कि एक बहुत बड़ा मुल्क है वो आईएमएफ को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है, तो भाई आप अपना बजट का खसारा ना करें, आप अपना तिजारत का खसारा ना करें। हमें कोई जबरदस्ती आईएमएफ के पास लेके नहीं जाता। जो शराइत जिस चौराहे पे हमने अपने खुद साख्ता पॉलिसीज के नतीजे में पाकिस्तान को अब जहां खड़ा कर दिया है, अब हमारे पास कोई अच्छी चॉइसेस नहीं बची। अगर हम आईएमएफ के पास नहीं जाते तो फिर डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट के बाद एक महंगाई का खतरनाक किस्म का तूफान आता है। उसके बाद हर चीज की किल्लत शुरू हो जाएगी। आप सोचिए कि पाकिस्तान जो इन्हिसार करता है इंपोर्ट्स के ऊपर, हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, डीजल पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, अद्वियात इंपोर्ट होती हैं, खाने बनाने का तेल, दालें, कपास, एलएनजी, कोयला, चाय इंपोर्ट होती है। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी। तो फिर इन सब चीजों को इंपोर्ट कैसे करेंगे अगर उस सूरत पे जाते? अगर हम आईएमएफ का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर महंगाई का एक तूफान दोबारा से आएगा। तो आगे कुआं पीछे खाई है ना सर, ये तो आप मानेंगे ना। देखिए, डिफॉल्ट से पाकिस्तान बच जाएगा, लेकिन महंगाई का तूफान जो है वो आएगा। तो ये हमारी अपनी खुद साख्ता पॉलिसीज हैं। इसको किसी बैरूनी ताकत के ऊपर डाल देना ये साजिशी थोड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन हकाइक इसके मेरी समझ में हकाइक इसको पूरा नहीं करता। वेरी राइट, आप साथ मौजूद रहिएगा। मैं जनरल साहब के पास जाने से पहले जरा डॉक्टर फरीद पराचा साहब, माजी में हमने देखा है कि प्रेशर्स गवर्नमेंट्स पे रहे हैं और कवर हमेशा बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल सैंक्शंस का होता है। खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया के अंदर आप इंटरनेशनल हिस्ट्री को देख लें, आप ईरान को देख लें, दीगर ममालिक के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे उनको देख लें, प्रेशर्स हमेशा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, पाकिस्तान के पास एक बड़ी माशाल्लाह फौज है, पाकिस्तान के पास थिंक टैंक्स हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी प्रेशर में है जिस तरह अभी बात हुई है? देखिए ना, कहीं भी कोई संजीदगी तो नहीं है।
यानी किसी जगह भी कि जी हम किन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात से हमें निकलना कैसे है। पार्लियामेंट का किरदार जो है वो इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे कौन से थिंक टैंक्स हैं कि जो सोचते हैं, पार्टियों के अपने अंदर कोई ना डेमोक्रेसी है ना डिसिप्लिन है। वहां पर जो है वो खानदान और फर्द है, यही अहमियत रखते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो है ना जी, अलमिया तो पूरी कौम के लिए है और हमें इसी अंदाज पे सोचना है। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है नहीं है, फिर माशी तौर पे हमने खुद नसारी का कभी सोचा ही नहीं है। यानी जितने वसाइल अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। तो हमारे पास गंदम भी, कपास भी, आप लेते चले जाएं नाम, मादनियात भी, और इसी तरह एटमी ताकत, क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। आज भारत को जरूरत हो रही है कि वो हमारे बारे में जो है, उनके टेलीविजन जो है वो बात करते हैं कि पाकिस्तान को रोटी के लाले पड़ गए हैं। यानी जिनके अपने फुटपाथ भरे हुए हैं रातों को फुटपाथों पर सोने वालों से। तो इसलिए इस वक्त जो है ना जी, एक हमागीर किस्म का बहरान है कि हुकूमतों या वज़ीर खजाना के ऊपर मईशत के फेल होने का बोझ अब डाला नहीं जा सकता। मसला ये है कि ये एक दिन में नहीं हुआ, जो भी हुआ है सदियां तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन दिहाइयां गुजरी हैं इस अंजाम पे पहुंचने तक। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही है आपका दस्तिया। ये तो नहीं हो सकता। वो जैसे डार साहब ने कहा ना कि वो इमरान खान का वो जो भी हुआ था पाँव में, वो ज़ाहिर गोलियां तो नहीं लगी, जो भी इम्पैक्ट था वो उन्होंने कहा कि वो 3 महीने में नहीं ठीक हुआ। तो ये कह रहे हैं कि मईशत 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाती। मतलब तो एक तो ये है कि जाहिर सी बात है हम उस सिचुएशन में आए क्यों, जहाँ कि ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। देखिए ना, मैं या आप, कोई भी हमें ओहदा मिले तो हम अपनी उस हद तक कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, और खासतौर पर फाइनेंस मिनिस्टर की, कि जी मैं ऐसे तरजीहात करूं, ऐसे फैसले करूं कि जिससे अवाम पर ज्यादा बोझ ना पड़े। ये तो बिल्कुल नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है। और इसाक डार साहब भी जब आए थे तो उन्होंने ये कोशिश की कि एक तरफ IMF की कंडीशनैलिटीज थी और उसकी वजह से ऑलरेडी अवाम पर बोझ पड़ना शुरू हो गया था। मैं आपके नाज़रीन को भी बता दूं कि जो महंगाई की जो पीक थी वो जून से शुरू हो चुकी थी, इसाक डार के आने से 3-4 महीने पहले। 27% CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून के महीने में था, फिर 24-25% जुलाई में था, फिर इसी तरह से अगस्त में था। तो उसमें तो इसाक डार का कोई ताल्लुक नहीं था। और अगर हम अवाम की दुख दर्द की बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 इंडिकेटर जो है अशारिया है वो महंगाई होती है। उससे उसको पता चल जाता है कि जी मईशत अच्छी है या बुरी है, क्योंकि हर एक की तनख्वाह या बिजनेस से इनकम इतनी तो नहीं बढ़ती है कि वो 25% और 27% महंगाई को बर्दाश्त कर सकते। तो मुश्किलात आना शुरू होगी। तो ये इसलिए समझाने की जरूरत है कि लोग कहते हैं कि जी वो, तो उन्होंने ये सोचा, और वो इसलिए मुश्किलात आई थी कि IMF की जो कंडीशन थी उसको इम्प्लीमेंट किया था। बिजली के निज़ बढ़ा दिए थे, पेट्रोल बढ़ा दिए थे, एक दफा 30, दूसरी दफा 30 रुपए, तीसरी दफा 24 रुपए, चौथी दफा 12 रुपए, फिर 7 रुपए। तो वो मिलकर तकरीबन 100 रुपए का इजाफा हो चुका था। तो उसका जाहिर सी बात है फिर उसमें भी आना था। और इसी तरह से जो एक्सचेंज रेट है वो 182 था 12 अप्रैल की सुबह को, और वो चला गया था 240 तक। मैं इंटर बैंक रेट की बात कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से जाहिर है महंगाई में इजाफा हो रहा था। तो जब इसाक डार साहब आए थे तो उनकी ये कोशिश थी कि अगर हम किसी तरह से फ्रेंडली कंट्री से अपने या दूसरे सोर्सेज से फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं और उसको हम उसकी वजह से हमारे ऊपर फॉरेन एक्सचेंज जो स्टेट बैंक का रिजर्व कम हो रहे हैं, उसका प्रेशर कम होगा और हमारी एबिलिटी टू नेगोशिएट विद IMF, हम कहीं भाग के नहीं जा रहे थे। हमने कभी भी ऐलान नहीं किया था इसाक डार ने कि हम IMF से जा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारे थोड़ा सा नेगोशिएशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जिनके, लेकिन वो जो कोशिश की थी, अब ये कोशिश करने पर तो नहीं आप उनको कह सकते कि उन्होंने तबाह कर दिया। नहीं, मैं तो आपके सामने एक मौकफ ये रखता हूं। देखें, अभी एक बयानिया तैयार किया जा रहा है। आई डू नॉट अग्री विद दैट। आई सिंपैथाइज विद द PTI, आई रिस्पेक्ट द PMLN,
and I also appreciate the efforts of People's Party. Maybe I am a unique anchor. लेकिन ये saying that, सर ये कह रहे हैं कि जनाब रिजीम चेंज हो गया, इस वजह से ये हो गया, अगर हमारी हुकूमत होती। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा आपकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि पीटीआई से मैं ज्यादा हमदर्द हूं। यकीन करें शौकत तरीन होता ना तब भी यही बेड़ा गर्क होता, और अगर अब्दुल हफीज शेख होता तब भी यही बेड़ा गर्क होता, और इनका कोई भी वजीर खजाना होता तब भी यही बेड़ा गर्क होता, क्योंकि वी वर ऑन अ कोलिजन कोर्स with international monetary fund and the international monetary principles. क्या कहते हैं सही बात, सही कह रहे हैं ना, मतलब देखें ना, जब हम क्रिटिसाइज करते हैं कि ये